हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमन कुमार मिश्रा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कब आया। ठीक है, इन तीनों सवालों के जवाब हम आपको आज देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारा ये पार्ट 4 वीडियो है। अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें आपको 100% ये जो 100% आपको समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए, जिससे कि फिर कन्फ्यूज़न या फिर ऐसा कुछ दिमाग में ना आए। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप उसका 100% जवाब दे पाएँ, मेरा मकसद यही है। तो आज के इस वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टा है इस पर फॉलो कर दीजिए। ठीक है, तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा कंटेंट है वो 100% रिलायबल है, आप उस पर 100% क्या बोलते हैं बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो आज शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, कॉलेजियम सिस्टम 1993, इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था है क्या। ठीक है, देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है कॉलेजियम व्यवस्था के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, इस कॉलेजियम व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य जज होते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 4 उसी जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के 4 जज होते हैं। हायरार्की में 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं ना, तो 4 अन्य जज होते हैं। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें कितने लोग होते हैं, तो टोटल 5 लोग। तो इसमें लिखा जाए, अगर आपके प्रश्न में 1 4 ऐसे करके कुछ आए तो आप इसको ही प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है, तो कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करने के लिए बनाया गया है। यह एक परामर्श मंडल है जो निर्णय करता है कि कौन न्यायाधीश बनेगा और कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, और जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, ये सब जो चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को देखता है कौन, कॉलेजियम व्यवस्था। अब सबसे पहली बात है, एक कॉलेजियम व्यवस्था भारत में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और इस तरह की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गया, और 1993 में क्या, उससे पहले 1993 से पहले क्या होता था। ठीक है, इन सारे सवालों के हम जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, बात एकदम सिंपल है। किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में वहाँ की जो कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका, इन दोनों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगी तो किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण या पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक है और एक दूसरे से अलग अलग कार्य करनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो टॉपिक है प्रारंभ होती है। ठीक है, देखो, व्हाट हैपेंड इन 1950 टू 1993, क्या होता था 1950 से लेकर 1993 तक, हम इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं। देखो, भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ तो 1950 से लेकर जब संविधान हमारा बना 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो वहाँ से लेकर 1993 तक, 1993 तक होता क्या था, सबसे अच्छे से आप सुनिएगा। जो मंत्री परिषद होती थी उसके सिफारिश पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते थे। जो मंत्री परिषद होती थी उसके सिफारिश पर, वो सिफारिश करती थी राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते थे। जो मंत्री परिषद है, अगर उसको कोई पसंद है, ये व्यक्ति हमारे पक्ष में फैसला दे सकता है या हमारे समर्थन में काम करेगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति सिफारिश करेगा मंत्री परिषद और राष्ट्रपति उसे मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। लेकिन ये सही रूप से नेचुरल जस्टिस के एकदम अगेंस्ट हो गया। जो प्राकृतिक न्याय होती है उसके एकदम खिलाफ है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में वहाँ की जो कार्यपालिका है एकदम अलग होनी चाहिए। उसको राजनीति और पॉलिटिशियन और नेता ये सबसे, इन सारे चीज़ों से ऊपर उठकर काम करनी चाहिए, क्योंकि
30 करोड़ जो जनता है उसके सारे के सारे विश्वास और सारे जो क्या बोलते हैं एक मंदिर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसको देवदूत के रूप में लोग देखते हैं। तो वहाँ से विश्वास कभी भी डिगना नहीं चाहिए, वहाँ से विश्वास कभी भी हटना नहीं चाहिए। इसलिए देखो हुआ क्या था कि 1970 के दशक में जब हाई कोर्ट के जो जज थे उन नेताओं के खिलाफ कुछ नेता जब जो नेता हमारे देश के थे उसके खिलाफ कुछ फैसले देने प्रारंभ कर दिए जो सही था। उस समय नेताओं के कुछ थी कदाचार या इस तरह के कुछ मामले सामने आ गए थे, तो जो हाई कोर्ट थे उस तरह के फैसले देना प्रारंभ कर दिए थे। तो 70 के दशक में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देती थी कि अगर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कोर्ट फैसला दिया तो निश्चित ही है कि उस हाई कोर्ट के जो जज है उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल ही जाएगा, ट्रांसफ़र लेटर मिल ही जाएगा। यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, मामला वहीं रफा दफा हो गया। तो इस व्यवस्था ने पूरे जो समुचित भारतीय समाज है उसको एकदम हिला कर रख दिया था ये क्या हो रहा है। क्योंकि आप जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को आप जब चैन से नहीं रहने दोगे, जब उसको अनसिक्योर महसूस होगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो भारतीय जनता है, जो भारतीय लोग हैं, जो आम नागरिक है उसको न्याय मिले। या फिर क्योंकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। वो जब सच के खिलाफ बोलते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हीं को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो 1970 के दशक में ये सारे चीज़ें जो था एकदम चरम सीमा पर था। हाई कोर्ट के जो जज थे इन सारी चीज़ों को यहाँ से वहाँ तबादला कर दिया जाता था। तो एक डर सा माहौल पैदा हो गया था। ठीक है, जब इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए लोग हताश और मतलब क्या बोलते हैं अंदर ही अंदर गुस्सा, ये सब सारे चीज़ देश में उबलने लगा, तो लोगों की चिंता स्वाभाविक था। 1978 में 1978 में 1978 में एक व्यक्ति हैं एसपी गुप्ता एक व्यक्ति हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था है कि ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, आप इसमें संशोधन कीजिए या फिर इसको हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 साल 3 साल 4 साल के समय लिया और 82 में बोला कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। मामला फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एसपी गुप्ता साहब जो थे उन्होंने जो याचिका दायर की थी 82 में इसका फैसला आया। ठीक है, 1982 में इसका फैसला आया, उसी को हम फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। उन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई थी न्यायाधीशों के जो नियुक्ति के बारे में, जो व्यवस्था था कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। इन चीज़ों को देखते हुए एसपी गुप्ता साहब ने पहली बार आवाज़ उठाई थी कि जो व्यवस्था है इसको आप बंद कीजिए या इसमें संशोधन कीजिए। ठीक है, तो 1982 में पहली बार इस तरह के कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। इसको हम फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं, या फिर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ के मामले सामने आ जाएंगे। आप गूगल पर सर्च करिएगा या फिर ठीक है आ जाएगा। यहाँ पर देखो आर्टिकल 1 to 4 लिखा हुआ है। आपसे एक प्रश्न आ जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 1 to 4 अनुच्छेद 124। ठीक है, इसमें 2-3 बातें लिखी हुई है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और बात लिखी हुई है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य और भी जज होंगे, मिनिमम। ठीक है, न्यूनतम एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य और न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ये 2 बातें महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा कहाँ लिखी हुई है, तो आप सीधा आंसर होगा आर्टिकल 1 to 4 में। अभी देखो कॉलेजियम व्यवस्था में कितने लोग होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही 4 अन्य जज होते हैं। यही लोग परामर्श करते हैं, यही लोग विचार विमर्श करते हैं कि कौन न्यायाधीश बनेगा, कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कौन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखना कॉलेजियम का ही काम है। ठीक है, ये कितने लोग होते हैं, सीधा प्रश्न आ जाएगा कितने लोग होते हैं, तो 5 लोग डाल दीजिएगा।
जब एसपी गुप्ता साहब ने इस तरह के मामला पहला बार उठाया कि जो व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में कि मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। ये कुछ दिन तक मामला सुनवाई रहा, फिर धीरे 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 मामला लटका रहा, सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बहुत से वकीलों का समूह है, ठीक है। उसी में से एक है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा। एसपी गुप्ता साहब ने जब 1978 में जब ये मामला दायर की थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो व्यवस्था है उसको हटाइए, तो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने भी गौर से देखा और बात विमर्श किया कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं और इनके बीच जो बात है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वकीलों का जो ग्रुप है उन्होंने 1993 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका फिर दायर की कि जो व्यवस्था है उसको आप जल्द ही समाप्त कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों को नियुक्त करने का जो तरीका है इसको आप जल्द ही समाप्त कीजिए। किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो वकीलों का ग्रुप है इसको बात को बहुत ही संज्ञान में लिया और फैसला उसी साल आ गया, कुछ ही महीने बाद ही आ गया 1993 में। और जो प्रचलित व्यवस्था था कि मंत्रिपरिषद न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पर खारिज कर दिया। 1993 में ही खारिज कर दिया कि नहीं, ये जो व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे, ये व्यवस्था सरासर गलत है, हम इसको यहीं पे खारिज करते हैं, रद्द करते हैं। अब देखो 1950 से लेकर 1993 तक की व्यवस्था चालू था कि मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर जो राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करते थे, व्यवस्था 1993 में जाकर पूरी तरह ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब बात आते हैं, अब देखो किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब पहले क्या करते थे कि सीधे न्यायाधीशों को वही नियुक्त कर लेते थे और अक्सर ज़्यादातर मामले भारत सरकार के खिलाफ ही होते थे। और उसी के क्या बोलते हैं अपने जज अगर सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार के समर्थन में, सरकार के खिलाफ तो फैसला देंगे नहीं। तो सरकार के लिए झटका था, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते थे सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पर खारिज कर दिया, क्योंकि बात अपने की थी, सुप्रीम कोर्ट के थी कि नहीं अब मेरी सम्मान की बात है। तो 1993 में ही जो व्यवस्था था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नियुक्त करते थे वो सरासर वहीं पे खारिज कर दिया। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सरकार ने बोला कि ठीक है हम नियुक्त नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद सिफारिश नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था में एक कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए, इस मामले में एक कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकार ने पूछा कि एक कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कॉलेजियम व्यवस्था एक परामर्श मंडल होगा जो निर्णय करेगा कि कौन न्यायाधीश बनेगा और कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा। सरकार ने पूछा ठीक है इस कॉलेजियम व्यवस्था में कौन कौन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम होंगे और केवल हम होंगे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य न्यायाधीश। बात यहीं पे रफा दफा हो गई, यहीं पे खारिज हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में 5 लोग होंगे, यही लोग अपने मत के अनुसार निश्चय करेंगे कि कौन व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा, कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा। सरकार अब कार्यपालिका थी न्यायपालिका एकदम पृथक, एकदम अलग हो चुकी थी कि अब कार्यपालिका का न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है। देखो आप देखो 1993 से आज तक इसी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा इसको हम सेकंड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट का जजेस केस कब था 1982 में और सेकंड जजेस केस 1993 में। याद रखिएगा एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ, यह है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है।
अब देखो अब हो क्या रहा था, अब देखो अब क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम है वो राष्ट्रपति के पास नाम भेजती थी। राष्ट्रपति को उसको जो कॉलेजियम व्यवस्था जो कॉलेजियम है वो सिफारिश करता था, राष्ट्रपति को हूँ बनाना ही पड़ता था। 1993 से 1998 तक, 1993 तक 1998 तक ये सिलसिला जारी था। कॉलेजियम जो सिफारिश राष्ट्रपति के पास करता था, राष्ट्रपति को मानना जरूरी था। ठीक है। अब देखो आर्टिकल 143 के अनुसार, जो आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है उससे डिस्कशन किए कि एक बात बताइए कि क्या कॉलेजियम व्यवस्था के सिफारिश को मानना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है, क्या ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप एक काम करिए, आप कॉलेजियम व्यवस्था के जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो जब सिफारिश करी तो आप एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कॉलेजियम के सिफारिश को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में ये फैसला दिया। ठीक है। आर्टिकल 143 के थ्रू, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू राष्ट्रपति ने पूछा था कि क्या कॉलेजियम के सिफारिश को राष्ट्रपति का मानना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो कॉलेजियम सिफारिश करेगी उसको आप एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति का नाम अगर भेजता है कॉलेजियम तो आप उसको नियुक्ति करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 143, इसको थर्ड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप दोबारा पॉज करके देखिएगा, दोबारा देखिएगा। आई होप इसको पूरी तरह से आप समझ जाइएगा। ठीक है। आई होप कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड जो कॉलेजियम व्यवस्था है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर एकदम सेकेंड वीडियो, इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।